हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय प्रताप सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन काका की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के प्रथम अध्याय यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में। जैसा कि हमने पिछले 2 भागों में जाना कि कैसे पुर्तगाली यात्री भारत आए और उन्होंने धीरे धीरे भारत के विभिन्न शहरों में अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कोठियां स्थापित की और वहां से व्यापार संचालित करना शुरू किया। आज हम बात करेंगे मुख्यतः डच कंपनियों के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यह जरूरी हो जाता है कि हम पीछे एक नजर डालें और यह जानें कि आखिरकार यह यात्रा कहां से शुरू हुई थी। तो चलिए आज शुरू करते हैं डच कंपनियों के भारत आगमन से। देखिए 1498 में पुर्तगालियों ने भारत में कदम रखे और लगभग 100 सालों तक उन्होंने समंदर पर राज किया और किसी अन्य पुर्तगाली कंपनी को भारत में व्यापार करने का मौका नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, साम्राज्य हमेशा स्थापित नहीं रह सकता, परिवर्तन होता है, पतन होता है, धीरे धीरे साम्राज्य में क्षरण होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ पुर्तगालियों के साथ भी। पुर्तगालियों के साथ जो अगली होड़ लगाने वाली कंपनी थी वो थी डच, यानी नीदरलैंड की कंपनी। और ये डच को यहां देखिए, यहां समझने वाली चीज है, डच लोग नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी हैं। हॉलैंड एक जगह है यूरोप में, वहां के मूल निवासी हैं। कई बार हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना कि डच कौन है, नीदरलैंड से आने वाले या हॉलैंड से आने वाले। नीदरलैंड और हॉलैंड एक ही जगह है, ये दोनों अलग अलग जगह हैं नहीं है, इसलिए डच वहां के मूल निवासी थे। 1596 में देखिए, लगभग 100 साल बाद कार्नेलियन हाउटमैन नाम का एक व्यापारी नाविक भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचता है, जावा सुमात्रा, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया पहुंचता है और ये एक नए मार्ग को खोल देता है जो कि पुर्तगालियों की कब्जेदारी के बाहर था। और ये यहां से बता देता है कि हम बिना पुर्तगालियों को कर चुका है, बिना उनके साथ बात किए हम डायरेक्ट भारत से व्यापार कर सकते हैं, हम सीधे भारत से व्यापार कर सकते हैं। और साथ ही साथ मसाला, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, जैसे मैंने बताया ना, काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, यानी कि काला सोना। काली मिर्च काला सोना थी क्योंकि यूरोप में वो बहुत ही ज्यादा बिकती थी और यूरोप की हर थाली में काली मिर्च का स्वाद होना जरूरी था। इसलिए वहां पर लगातार काली मिर्च को लेकर और मसालों को लेकर एक भागदौड़ बनी हुई थी। और अभी तक इस पूरी व्यापारिक प्रक्रिया पर किसका अधिकार था? इस पूरी व्यापारिक प्रक्रिया पर अधिकार था पुर्तगालियों को। लेकिन डच कंपनी के एक कार्नेलियन हाउटमैन ने अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर डाला जो कि इनकी पकड़ से बाहर होता हुआ इंडोनेशिया तक पहुंचता था और इंडोनेशिया से वो मसाले लेकर वापस कहां पहुंच सकता था? यूरोप, यानी कि हॉलैंड। और इस चीज को देखकर वहां पर राजा बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि अभी तक क्या था, पुर्तगाली भी वही काम कर रहे थे जो सुल्तान मोहम्मद सेकंड कर रहे थे। सुल्तान मोहम्मद सेकंड ने स्थलीय मार्ग बंद कर दिया और पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग बंद कर दिया। जो खरीदना है हमसे खरीदो। उन्होंने कंपनी को 21 सालों के लिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया। उन्होंने कहा कि अब कंपनी जो है 21 साल तक भारत, इंडोनेशिया, यहां पर जाकर अपना व्यापार फैला सकती है, वहां से किले बना सकती है, आक्रमण कर सकती है, झगड़े कर सकती है। राजा की तरफ से वो सर्वाधिकार मिल जाता है उसे और वो कर सकती है। वहां पर हॉलैंड में या सभी जगह, पुर्तगाल में भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां थी और उन सारी कंपनियों ने 1602 में एक कॉरपोरेशन वीओसी के नाम से बनाया। और इस संयुक्त कॉरपोरेशन को यह अधिकार हो गया कि वो 21 सालों तक भारत के पूर्व में और भारत के अगल बगल के देशों में भी पूरी तरीके से अपना व्यापार फैलाए और अपना साम्राज्य स्थापित करे। यह एक प्रक्रिया शुरू हुई डच कंपनियों की तरफ से। देखिए, अब यहां पर शुरुआत तो हो गई, लेकिन यहां पर एक संघर्ष की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि नीदरलैंड के लोग अब पुर्तगाल के लोगों को टक्कर देने वाले थे। नीदरलैंड का साम्राज्य फैलने वाला था और पुर्तगाल के साम्राज्य को धक्का पहुंचने वाला था। और इस कॉरपोरेशन के गठन के बाद से ही ऐसा लगने लगा कि भारत में अब एक व्यापारिक जंग का आगाज हो चुका है, और वास्तव में यह आगाज हो भी जाता है। 1602 में कंपनी बनाई और 1605 में वो आते हैं
और पुर्तगाली कहाँ आते हैं? पुर्तगाली भारत आते हैं और भारत आने के बाद वो मसूलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। मसूलीपट्टम कोरोमंडल द्वीप समूह का एक इलाका है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये कहां पर है। और इसके साथ साथ मसाला द्वीप, स्पाइस आइलैंड्स जिन्हें कहा जाता था, मसाला द्वीप कहा जाता, जहां पर मसालों की भरमार थी। देखिए, डचों ने भारत को मुख्य व्यापारिक केंद्र के तौर पर नहीं समझा। उन्होंने भारत को एक स्टॉपेज के तौर पर समझा, जहां से वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इनके साथ व्यापार को बढ़ा सकते थे, श्रीलंका के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकते थे, क्योंकि उनका फोकस मसालों पर था। तो उन्होंने मसाला द्वीपों पर अपने प्रभुत्व की शुरुआत यहां से कर दी और अंबायना पर, यानी कि इंडोनेशिया के एक हिस्से पर उन्होंने अधिकार कर लिया। देखिए, आपने जब मैं पिछली बार पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मलक्का जल संधि पर भी अधिकार पुर्तगालियों ने अपना जमा लिया था। उन्होंने इसीलिए जमाया था कि मलक्का और हरमूज पर अधिकार जमा लेंगे तो उसके बाद हम कहीं ऊपर से अरब नहीं आ पाएंगे और नीचे से कोई दूसरा जाकर व्यापार नहीं कर पाएगा इंडोनेशिया के साथ। लेकिन चूंकि कार्नेलियन ने एक नया रास्ता खोज दिया, हाउटमैन ने एक नया रास्ता खोज दिया, तो अब वो पूरा जो उनका चैनल था वो गड़बड़ा चुका है। ठीक है, और पुर्तगाली अंबायना पर अधिकार रखते थे और वहां पर जाकर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब यहां से शुरू हो जाती है जंग। देखिए, यहां से लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो जाती है और यहीं से अब एक रस्साकशी की जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। किसके किसके बीच में? पुर्तगाली और डचों के बीच में। हालांकि अगर हम उसकी दृष्टि से देखें तो कोई बहुत बड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव के लिहाज से डचों का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं आता है। लेकिन फिर भी डचों का इतिहास जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम डचों का इतिहास जानेंगे तो हमें उस समय पर की स्थितियों के विषय में ज्ञान हो जाएगा और पुर्तगाली साम्राज्य को जिसने पहला धक्का दिया उस शक्ति के बारे में भी हमें ज्ञात हो जाएगा। यहां से जो सवाल आते हैं वो हमने कवर करने की कोशिश की है। 1610 में ये सन चंद्रगिरी, ये बीच का राजा है, चंद्रगिरी के साथ एक समझौता किया डचों ने और पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया। चलिए, पहले मैं आपको सोच रहा हूं कि ये दिखा देता हूं कि ये कहां था, क्योंकि अगर मैप देखते हैं तो चीजें बड़ी आसानी के साथ आदमी को समझ में आ जाती हैं। ये देखिए, ये है पुलिकट, राइट। कौन सी जगह है? ये है पुलिकट। यहां पर उन्होंने चंद्रगिरी राजा से बात की और उन्होंने कहा कि पुलिकट में हमें एक जगह आप दे दीजिए जहां पर हम अपनी स्थापना कर सके। मसूलीपट्टम में उनकी फैक्ट्री बन चुकी है और पुलिकट में वो अपनी राजधानी बनाने वाले हैं। इस तरीके से देखिए, जो कोरोमंडल इलाका है, भारत का जो कोरोमंडल इलाका है, इस इलाके पर डच और पुर्तगाली दोनों लोग अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर देते हैं। डच यहां रुकेंगे नहीं, ये ऊपर तक चले जाएंगे, चढ़ते हुए चले जाएंगे। बिहार, बंगाल, ये पूरा इलाका ये कब्जा करने की कोशिश करेंगे, यहां से अपना व्यापारिक कोठियां स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये स्थिति थी उस समय पर, ये स्थिति थी। तो उन्होंने चंद्रगिरी के साथ समझौता किया, राजा चंद्रगिरी के साथ, और उन्होंने कहा कि पुलिकट में हम अपनी राजधानी की स्थापना करेंगे। और इस तरीके से पुलिकट में उन्होंने अपनी राजधानी बना दी, अपनी एक प्रमुख शक्ति वहां पर स्थापित कर दी। देखिए, पुर्तगाली आए तो उन्होंने सिक्कों का, यानी कि जो पैसों का आदान प्रदान किया था, या तो वो भारतीय मुद्रा में करते थे और या तो वो अपनी मुद्रा में करते थे, सामान के बदले पैसा या सोना देते थे। लेकिन यहां पर डचों ने एक नया इन्वेंशन किया। उन्होंने कहा हम सिक्के ढालने का अपना कारखाना लगाएंगे, और कारखाना तो वहीं लगेगा ना जहां राजधानी होगी। राजधानी कहां है? पुलिकट में है। तो पुलिकट में उन्होंने स्वर्ण के सिक्कों को ढालने का एक कारखाना लगाया, और जिसे क्या कहा जाता है? पगोड़ा। पैगोड़ा के इन सिक्कों को पैगोड़ा कहा जाता है, और उन्होंने पुलिकट में अपने सिक्के ढालना शुरू किए। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं सिक्का चलना, उनका सिक्का चलता है। ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपने सुने होंगे। सिक्के का मतलब होता है प्रभुत्व, सिक्के का मतलब होता है साम्राज्य। जिसका सिक्का जहां चलता है उसका मतलब उसका साम्राज्य वहां पर है।
इसीलिए करेंसी की अपनी आप में एक बहुत बड़ी कीमत है, करेंसी के अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आजकल बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए सरकार अलाउ नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं पकड़ से चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और सरकार कभी भी इस मामले में समझौता नहीं करना चाहती। जिसका सिक्का उसकी सरकार, राइट। तो इन्होंने अपने साम्राज्य को वैलिडिटी देनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने साम्राज्य में खुद के सिक्के ढालने शुरू कर दिए और इन्हें पगोड़ा कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है, कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि पगोड़ा किसे कहते हैं, एक। दूसरा, ये सिक्के कहां ढलने शुरू हुए, ठीक, और किन्होंने ढालने शुरू किए, राइट। तो ये वाला हिस्सा है। 1664 एक ऐसा समय था जबकि भारत में औरंगजेब का शासन हुआ करता था और यहां पर डचों को एक बहुत बड़ी विजय मिली। उन्होंने औरंगजेब के साथ बात करके 3.5% सालाना की दर से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया। ये वो समय था जबकि भारत पर मुगलों की सत्ता अपने चरम पर थी। औरंगजेब के बाद देखिए, इस चैप्टर के बाद आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो एक चैप्टर है, जो पहला अध्याय है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार औरंगजेब के बाद कैसे मुगलों की शक्ति घटी और कैसे अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ी और कैसे वो आगे चलकर एक अंग्रेजों को पूरा एक साम्राज्य मिल गया और मुगलों ने अपना साम्राज्य खो दिया। इसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज डचों की बात कर रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि 3.5% वार्षिक चुंगी की दर पर उन्होंने 3 बड़े राज्य किसको दे दिए, डचों को। और यहीं से शुरू होगी अंग्रेजों के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा। देखिए, पढ़ेंगे तो हम आगे, लेकिन कुछ डिस्कस मैं आपको कर दे रहा हूं। यहां 1596 में हाउटमैन इंडिया आता है और कंपनी बनती है 1602 में, ठीक है। और वहां अंग्रेजों के समय पर, ठीक है, ये डच हैं और ये अंग्रेज हैं। अंग्रेजों की बात करें तो 1600 एलिजाबेथ ने उनको बनाई और वो आकर यहां पर 1608 में अपने कारखाने की शुरुआत भी कर देते हैं। कहां पर कर देते हैं? सूरत में। तो आप देखिए, दोनों बिल्कुल समकालीन चल रहे हैं, यानी कि अब जो लड़ाई की शुरुआत है वो किसके किसके बीच में होने वाली है? अंग्रेजों के बीच में और डचों के बीच में, पुर्तगालियों के बीच। अब 3 शक्तियां आ चुकी हैं भारत में, पुर्तगाली आ चुके हैं, डच आ चुके हैं और अंग्रेज आ चुके हैं। अब इनके बीच में आपस के द्वंद्व शुरू होंगे। लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक मार्केट पे कब्जा करने का प्रयास करेंगे और इस द्वंद्व की वजह से भारत में अलग अलग जगह पर बहुत सारे युद्ध भी होंगे, ठीक है। ये पूरा जो द्वीप समूह अभी हमने डिस्कस भी किया, यहां पर आप देख रहे हैं क्या अधिकार में आ गया। ये देखिए, ये डच यहां से यहां तक फैल गए, ये यहां से यहां तक फैल गए। मैं आपको एक बात बताऊं, डचों का रूट जो डिस्कस करने की बात होगी, शायद मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये भारत का मैप है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये भारत का मैप है और इस मैप में पूरा का पूरा जो अंग्रेज, पुर्तगाली और डच हैं, वो पूरा का पूरा सदर्न इंडिया में अपना हमला बोलते हैं। ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से में ही सबसे ज्यादा लड़ाइयां और सब कुछ होता है। तट के अगल बगल, क्योंकि सब समंदर से आए हैं ना, तो उन्होंने समंदर के अगल बगल के इलाकों पर पहले कब्जा करना शुरू किया। तो जो हाउटमैन है वो कहां पहुंचा, ठीक है। हाउटमैन इंडिया को छोड़ता हुआ, उसने, बाकी लोगों ने क्या किया, वो आए, घूमे और कहां आकर टिक गए, यहां आकर वो, बाकी के लोग यहां आते हैं, ठीक, केरला इस वाले इलाके में आते हैं और यहां पर आकर वो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। यहां पर पुर्तगाली आते हैं, ठीक है, यहां पर डच भी आते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में आएंगे, ठीक है। मोटा मोटा ये इलाके पर जो कब्जा करते हैं वो होते हैं कौन? वो होते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाल का जो फोकस एरिया होता है वो इस वाले तट पर चल रहा है, ठीक है। वो यहां पर अपना फोकस बनाएंगे, इस वाले इलाके पर अपना फोकस बनाएंगे, ठीक है। वो यहां पर शुरू करेंगे। ये देखिए,
ये जो इलाका है, इस इलाके पर पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो पुर्तगालियों ने अपना स्थापित कर रखा था। डचों को उन्होंने किसी को भी आने ही नहीं दिया इंडिया। उन्होंने कहा भाई साहब हम सागर के स्वामी हैं, आपको जो चाहिए वो हमसे लीजिए और निकल लीजिए, हम आपको ज़्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन डच में जो हाउटमैन आया उसने ये नहीं किया, वो इंडिया नहीं, उसने इंडिया की बजाय श्रीलंका होते हुए कहाँ का रूट पकड़ा, ये रूट पकड़ा। वो कहाँ गया, वो सुमात्रा गया, जिसे आज हम इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। किस देश में गया, देखिए ये यहां पे डच है, उस पुर्तगाली है, उसने यहां से रास्ता बदल लिया और कहां पहुंचा, यहां आके सुमात्रा में अपना व्यापार शुरू किया। ये जो द्वीप हैं ये स्पाइस, ये किसके लिए मशहूर हैं, मसालों के लिए। ठीक है, ये मसालों के लिए मशहूर हैं। वो यहां आता है और यहां से मसालों का व्यापार करता है। ठीक है, उन्होंने भाई साहब लोगों ने ये मलक्का पे अधिकार कर रखा था, उन्होंने कहा नहीं साहब हम उधर जाएंगे ही नहीं, हमको जाने नहीं उधर, हम पहले इधर से जाएंगे। ठीक है, तो उसने यहां से व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहां पर कि कैसे डचों ने मसाले के व्यापार को प्राथमिकता दी। और वो श्रीलंका, सिलोन, इसे सिलोन कहा जाता था, श्रीलंका को पहले पुराने समय में सिलोन कहा जाता था, और उन्होंने सिलोन पर भी अपना अधिकार जमा लिया, इस इलाके पर भी उनका अधिकार हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये इंडिया है, ये जावा सुमात्रा, और यहां ये मलक्का की खाड़ी है। ठीक है, आप समझ गए। तो इस तरीके से हम ये समझ गए कि आखिरकार डचों ने किया क्या। डचों ने जो यात्रा अपनी तय की, जो डचों ने अपनी जर्नी बनाई, उसका जो उद्देश्य बनाया वो उद्देश्य था मसाला। वो उद्देश्य रेशम नहीं था, वो उद्देश्य हीरे जवाहरात नहीं थे, वो उद्देश्य सूती कपड़े नहीं थे, उनका प्रमुख उद्देश्य था मसाले भारत तक पहुंचाना। राइट, चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हुआ। 1690 में एक परिवर्तन किया डच ने। उन्होंने पुलिकट, जो उनकी पहली राजधानी थी, जो उन्होंने चंद्रगिरी के महाराज के साथ समझौते में उस जगह को अपनी राजधानी बनाया था, और वहीं पर उन्होंने अपने सिक्के ढालने का कारखाना भी लगाया था, जिसे हम पगोड़ा के नाम से जानते हैं। उन्होंने वहां से अपनी राजधानी को नागपट्टनम में स्थानांतरित कर दिया। अब डच गवर्नर मुख्यालय को वो एक दूसरी जगह उठाकर ले गए, जिस जगह का नाम था नागपट्टनम। तो कई बार यह सवाल भी पूछा जाता है कि आखिरकार डच मुख्यालय कहां से कहां स्थानांतरित हुआ। तो वो होता है पुलिकट से कहां गया था, वो नागपट्टनम गया था। और हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि मसालों के स्थान पर जो उनका प्रमुख उद्देश्य था वो कपड़ों का व्यापार करना था भारत के साथ। मसाले वो कहां से लेकर आ रहे थे, मसाले वो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया द्वीप समूह से लेकर आ रहे थे, श्रीलंका से लेकर आ रहे थे, और उन मसालों को लेकर वो जा रहे थे ऊपर अपने देश हॉलैंड, नीदरलैंड और यूरोप में उनके साथ व्यापार कर रहे थे। लेकिन उनका जो भारत रुकने का उद्देश्य था, भारत उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। अगर हम पूरी जर्नी को ध्यान से देखें तो भारत एक स्टॉप था, इंडिया वॉज ए स्टॉप, भारत एक स्टॉपेज था जहां से वो अपनी गतिविधियों को संचालित कर सकते थे। ठीक है, और उनका जो उद्देश्य था, फोकस एरिया क्या था उनका, फोकस एरिया उनका था स्पाइसेस, मसाले। वो मसाले लेने के लिए ही उनका पूरा का पूरा व्यापार था। ठीक है, अब होता क्या है कि वो भारत चूंकि उन्होंने अपना बना रखा, तो उन्होंने भारत में सूती वस्त्र बहुत अच्छे पाए जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूती वस्त्र आदिकाल से भारत की विशेषता रही है। तो उन्होंने यहां क्या करना शुरू किया, कपड़ों का व्यापार शुरू किया। और कपड़ों के व्यापार के लिए, क्योंकि रेशम भी भारत में बहुत अच्छी ढंग से पाया जा रहा था, चाइना से हमारा इंपोर्ट बहुत अच्छा होता था, तो उन्होंने कासिम बाजार, ये बंगाल में कासिम बाजार में रेशम का कारखाना लगाया। अब देखिए, पुर्तगाली कारखाना नहीं लगा रहे, पुर्तगाली क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, यानी कि गोदाम बना रहे हैं, कोठियां बना रहे हैं, वहां से सामान इकट्ठा करते हो लेकर अपने शिप पे लाद के चले जाते हैं पुर्तगाल। लेकिन ये इनोवेटिव है, ये यहां आए और इन्होंने अपने कारखाने भी लगाए, और इस कारखाने में उन्होंने 3000 कारीगर को वेतन पर रखा। सोचिए, 3000 कारीगर सैलरीड लोग उन्होंने वेतन पर रखे, और यहां से वो रेशम को फाइन करके उनके कपड़े बनाकर ले जाते थे। अब उनको दोहरा प्रॉफिट चाहिए था,
ये प्रॉफिट पैदा करने का तरीका। अभी क्या था, कपड़े बनाकर खरीदते थे, अब उन्होंने कपड़े वाला मार्केट भी खत्म कर दिया। अब वो रेशम, कच्चे माल से रेशम बनाकर और वो ले जाकर जाते थे, तो उनको प्रॉफिट भी उनका कई गुना बढ़ गया। लेकिन अब चूंकि संघर्ष चल रहा था ना, पुर्तगाली, अंग्रेज और किसके बीच में, डचों के बीच में। और यहां पर एक हमने देखी थी एक स्लाइड, जब अभी देख रहे थे तो हमने वहां पर बहुत ही अच्छे ढंग से देखा था कि पूरी जो लड़ाई का जो फोकस एरिया था वो यहां पर था। ठीक है, इधर तो किसका कब्जा था, इस पूरे इलाके पर कब्जा था, इस पूरे इलाके पर कब्जा था पुर्तगालियों का। और अंग्रेज और डच किस किनारे पर गए, अंग्रेज और डच यहां से बढ़ना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, और कहां तक जाते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश और आज जिसे हम बंगाल के नाम से जानते हैं, ये पूरे इलाके पर वो चले जाते हैं। यहां तक ये पूरे इलाके पर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के साथ, चूंकि आपको याद होगा औरंगजेब ने क्या दिया था, औरंगजेब ने कहा था साहब आप ये बांग्लादेश है, ये पूरा बंगाल में आप व्यापार करिए, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। ठीक है, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में आप व्यापार करिए, और अंग्रेजों का फोकस एरिया भी वही था। तो ये कहते हैं ना कि जब स्वार्थ टकराते हैं तो युद्ध होना स्वाभाविक हो जाता है। स्वार्थ जहां पर होंगे वहां पर युद्ध 100% हो जाएगा। यही हुआ 1759 में। ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, हम आगे चल के जब अंग्रेजों के बारे में डिस्कस करेंगे तो इस युद्ध के बारे में हम आपको बताएंगे, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये इतना समझ लेते हैं, 1759 में अंग्रेजों के साथ बेदरा के युद्ध में डच बुरी तरीके से हार गए और यहीं से उनके पैर उखड़ गए और भारत से उनका बोरिया बिस्तर समिट गया। लेकिन ये बोरिया बिस्तर सिर्फ भारत से सिमटा, ये बोरिया बिस्तर इंडोनेशिया से नहीं सिमटा, और वो लंबे समय तक मसाले का व्यापार इंडोनेशिया से करते रहे। हालांकि उनका कॉर्पोरेशन टूटा, लेकिन वो ये काम करते रहे। तो बेदारा के युद्ध में, ये कहां है बेदारा, ये है बंगाल में। ठीक है, ये बंगाल में है। ठीक है, बेदारा के युद्ध में उन्होंने डचों को बुरी तरीके से हरा दिया, अंग्रेजों ने हरा दिया। अब डच अपने साथ एक व्यापार करने का एक अनूठा तरीका लेकर आए थे। अभी तक क्या होता था कि एक कंपनी थी, कंपनी में डायरेक्टर्स होते थे और वो आते थे, कंपनी आती थी, व्यापार करती थी और उससे प्रॉफिट कमाती थी। कंपनी का प्रॉफिट होता था, वो देश को टैक्स अदा करती थी। इस तरीके से एक कंपनी के तौर पर वो काम करते थे। इन्होंने कंपनियों का समूह बनाया। ठीक है, इन्होंने कंपनियों का समूह बनाया और वो समूह वीओसी, जो हमने पहले देखा, वीओसी के नाम से जाना जाता था। और उस समूह ने कार्टेल पद्धति, कार्टेल शब्द का नाम सुनते घंटी बज गई होगी कार्टेल कई बार हम माफिया समूहों को भी कहते हैं। कार्टेल पद्धति पर आधारित उन्होंने एक व्यापार व्यवस्था लागू की। यहां पर लोग आते थे, फैक्ट्री लगाते थे। ठीक, क्या लगाते थे, फैक्ट्री। ठीक है, और जो उनके मालिक हुआ करते थे उनको हम कहते थे फैक्टर। ये जो फैक्टर हुआ करते थे ना, इनका अलग अस्तित्व हुआ करता था। ये स्वामित्व रखते थे, कंपनी में भी कई सारे स्वामी होते थे, इसलिए ये कार्टेल पद्धति थी। हम करेंगे सारा कुछ एक ही छत के नीचे, लेकिन हमारे अंदर जो लोग हैं उनके स्वामित्व और उनके अधिकार अलग अलग होंगे। एक तरीके का एक कंपनियों का संयुक्त कॉरपोरेशन था, समूह था। 200 साल का इतिहास रहा है डच कंपनियों का। 200 साल उन्होंने व्यापार किया। कब आए थे, 1596 में, और पैर उखड़े उनके 1759 में। और ये लगभग 200 साल उन्होंने जो व्यापार किया, ठीक है, इस व्यापार में उन्होंने लगभग 18% का प्रॉफिट, डिविडेंड उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को दिया। ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये वो इसलिए कर पाए कि उन्होंने ना केवल सिर्फ व्यापार ट्रेड किया, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हाथ डाले। उन्होंने अपने सिक्के भी डाले और उन्होंने यहां पर रेशम के कपड़ों का कारखाना भी डाला। कहां डाला, कासिम बाजार में। ये सवाल आते हैं, इसलिए अपने दिमाग में बिठा कर रखेंगे तो एक अच्छी बात होगी। और इसी के साथ यहां डचों का अध्याय खत्म होता है। मैं डच को बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहता क्योंकि यहां से सवाल कम आते हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में जानना जरूरी होता है। सवाल तो आखिरकार कहीं से भी आ सकता है। तो इसी के साथ डच
कंपनियों का अध्याय यहां पर समाप्त होता है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दो महाशक्तियों के बारे में जिनका आना और इतिहास का बदलना एक साथ हुआ। वो थे अंग्रेज आए और उन्होंने धीरे 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 पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और वो बहुत दिनों तक उन्होंने भारत पर पूर्ण शासन किया, टुकड़ों में नहीं किया, पूर्ण शासन किया। ठीक है, और उनके सामने एक ताकत बनकर उभरे फ्रांसीसी और जिनके साथ उनके बहुत सारे युद्ध हुए और आखिरकार उन्होंने फ्रांसीसियों के भी पैर उखाड़ दिए। ठीक है, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। अगर आपने पीछे के दो वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आप तुरंत जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और वीडियोस को देखिए ताकि आप ये पूरी यात्रा को अच्छे ढंग से समझ पाएं और आधुनिक भारत के इतिहास में यदि कोई सवाल आए तो आपकी पकड़ के बाहर ना हो, वो बड़ी आसानी के साथ आप हल कर सके। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मेंटोर विजय प्रताप सिंह आपसे विदा लेता हूं। मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि आप आज अभी इसी वक्त बेल आइकॉन को प्रेस करिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।